क्या एलियंस हम इंसानों पर नज़र रखे हुए हैं? क्या वो हम इंसानों की एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते एक एक कदम को देख पा रहे हैं? क्या वो आला जहानत रखने वाली मखलूक जिन्हें हम कभी कायनात के राजों के तौर पर देखते हैं, वो यही एलियन बीइंग्स हैं जो हमारी हर एक चाल को देख तो पा रहे हैं, मगर वो हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई भी इंटरेक्शन या वास्ता नहीं रखना चाहते। ऐसे ही दावे हैं कुछ साइंटिस्ट के द ज़ू हाइपोथेसिस के मुताबिक। अब क्यूरियस माइंड्स, ये ना कुछ बहुत ही बड़े दावे हैं। आखिर किन सबूतों की बेसिस पर साइंटिस्ट ऐसे क्लेम कर रहे हैं? एनीवेज, कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में, जब न्यूयॉर्क शहर में रात के अंधेरे में अचानक से एक एक करके लोगों के डस्टबिन्स गायब होना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग मोहल्लों के लोग इन अजीब डिसअपीयरेंसेस को लेकर काफी परेशान हो रहे थे और पुलिस को रिपोर्ट करने लगे। और बाय द वे, ये एक सच्चा वाकया है, सो आगे तक सुनना। अब इसी दौरान दूसरी तरफ कुछ लोग रात के काले आसमान में यूएफओस जैसे ऑब्जेक्ट्स के दिखने के भी क्लेम्स रिपोर्ट करने लगे। यही लोग फिर न्यूज़ मीडिया में आकर अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को पब्लिकली शेयर करने लगे कि उन्होंने क्या देखा और कैसे उन्होंने जो देखा उस चीज़ ने उन्हें घबराहट सी महसूस कराई। I just remember waking up. I just saw this large head hovering over top of me. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Is Earth really the only planet with life, or is something else out there? इससे लोगों ने इन दोनों ही वाकयात को आपस में कनेक्ट कर लिया और कहानियां ऐसे बनने लग गईं कि हो ना हो ज़रूर एलियंस ही इन्हीं डस्टबिन्स को गायब कर रही हैं। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग। ये नैरेटिव इतना पॉपुलर हो गया था कि द न्यूयॉर्कर मैगजीन में इसी को लेकर एक मशहूर ड्राइंग भी पब्लिश हुई, जिसमें एलियंस रात के अंधेरे में ज़मीन से डस्टबिन्स उठाकर भाग रहे हैं। अब इसी टाइम अमेरिका के लॉस एलामोस में इसी दौर के कुछ जीनियस साइंटिस्ट साथ में बैठकर लंच कर रहे थे और एज यूजुअल कायनात के मौज़ूआत पर बातचीत कर रहे थे। और तभी उनमें से एक जौहरी की नज़र इस हीरे जैसी ड्राइंग पर पड़ी, जिसने एकदम से इनके दिमाग में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसके जवाब को ढूंढने के लिए आने वाली कई दहाइयों तक टॉप जीनियस साइंटिस्ट अपनी नींदें गंवाएंगे। ये साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके तहत दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना था। उसके चीफ आर्किटेक्ट और नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी थे। और उन्हें उस दिन जो सिंपल सा सवाल आया था वो था कि अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और यहाँ पर अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो मैथमेटिकली और इवन कॉमन सेंस वाइज हमारे जैसे इंसान और इंटेलिजेंट लाइफ यूनिवर्स में भरी पड़ी होनी चाहिए। एलियंस का होना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि कॉमन होना चाहिए। और इस पर फर्मी ने अपना सबसे आइकॉनिक क्वेश्चन पूछा कि तो फिर कहाँ हैं ये सभी एलियंस, हमें कोई दिखता क्यों नहीं है भाई? और ये एक्चुअली में एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, हम लाइफ को स्पेशल समझते हैं, हम खुद को स्पेशल समझते हैं, बट जिन अज्जा यानी कि एलिमेंट्स से हम बने हुए हैं वही एलिमेंट्स यूनिवर्स में स्पेशल या रेयर भी हैं क्या? आई मीन, जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हम डीएनए की बात करते हैं, जिससे हम एक ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल समझते हैं जो अपने जैसे कॉपीज़ बना सकता है, जिससे ज़िंदगी का सिलसिला दुनिया में चलता रहता है। और डीएनए बना ही है इन 5 बेसिक एलिमेंट से: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। अब ये 5 खास एलिमेंट्स कितने रेयर हैं, ज़रा इसे इस टेबल से समझते हैं। ये है हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद टॉप 5 एलिमेंट्स जो सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। और यह है वो 5 एलिमेंट्स जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। और यह है वो एलिमेंट्स जो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। लिटरली आप देख सकते हो, हमारे वो अज्जा जिन्होंने हमें बनाया है, टर्न्स आउट वो तो पूरी कायनात में सबसे कॉमनली और सबसे भारी मिकदार में अवेलेबल हैं। इवन हमारी ज़मीन भी कोई स्पेशल नहीं है, इसमें भी वही कॉमन एलिमेंट्स लगभग उसी मिकदार में अवेलेबल हैं जो यूनिवर्स में हर जगह पर ऑन एन एवरेज मौजूद हैं। अब यस, आई नो, मे बी आप कहोगे कि ज़मीन तो सूरज से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पर है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जो लाइफ के पैदा होने के लिए ज़रूरी है। क्या ये स्पेशल नहीं है? सो वेल, इसमें क्या स्पेशल है? नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे मिशन से आज हमें ये पता चलता है कि हर 5 में से एटलीस्ट एक स्टार ऐसा है जिसका एक प्लैनेट हमारी ज़मीन की ही तरह एकदम गोल्डीलॉक्स जोन में है, यानी कि वहाँ पर लाइफ एज वी नो इट के पलने के चांसेस हैं। अब ज़रा इस चीज़ को कंसिडर करना दिमाग घुमा देगा ये आपका। हमारा यूनिवर्स
एटलीस्ट 13.8 बिलियन साल पुराना है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 40 बिलियन यानी कि 400 करोड़ सितारे हैं और सिर्फ हमारे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज हैं। यानी कि अगर बेसिक मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 ट्रिलियन इंटू 40 बिलियन आ जाता है 86 ट्रिलियन, यानी कि ये नंबर 8 के आगे 22 ज़ीरोज़। अब इसमें टाइम डायमेंशन को भी ऐड करते हैं जो है 13.8 बिलियन ईयर्स, जितने टाइम से यूनिवर्स यहाँ पर मौजूद है। सो अब मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि इतने सारे सितारों में इतने लंबे अरसे से, और वो भी एक ऐसे यूनिवर्स में जहाँ पर हम जैसे लाइफ के रॉ मटेरियल्स एकदम कॉमन हैं, क्या हम ही इतने स्पेशल हैं कि हम अकलौते इंटेलिजेंट मखलूक होंगे? अब इस पर भी गौर करना, ये भी आपका दिमाग घुमा देने वाला है। हमारी ज़मीन ये बस सिर्फ 4.5 बिलियन साल ही पुरानी है। साइंसदानों के हिसाब से ज़मीन पर नॉन लिविंग मटेरियल से पहला लिविंग सेल बना था 3.7 बिलियन साल पहले, जिस प्रोसेस को हम एबायोजेनेसिस कहते हैं। 390 मिलियन सालों पहले ही पहला जानदार पानी से निकलकर ज़मीन पर चलने लगा। डायनासोर्स जो हमें बहुत ही पुराने जानदार लगते हैं, बट वो तो सिर्फ कुछ 250 मिलियन साल ही पुराने हैं और 65 मिलियन सालों पहले तो वो ख़त्म भी हो गए। और हम इंसान तो बस सिर्फ 3 लाख साल पहले इस ज़मीन पर आए हैं। कुछ 10 से 12 हज़ार सालों पहले तो हमने खेती बाड़ी करना शुरू की। 200 सालों पहले ही हमने पहला कंप्यूटर और इंजन बनाया और आज हम जुपिटर के चांद यूरोपा में रोबोट्स भेज रहे हैं जो इसकी 15 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह को चीरते हुए इसके गहरे समंदर में एलियन लाइफ की खोज करेगा। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंटेलिजेंट लाइफ की इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट एकदम एक्सपोनेंशियली होता है, कंपाउंड होते चला जाता है। पिछले 100 सालों में हमने वो एडवांसमेंट हासिल कर लिया है जो पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ, और पिछले 200 सालों में हमने वो अचीव कर लिया है जो पिछले 5000 सालों में नहीं हो पाया। और हमें ज़मीन पर पैदा हुए बस सिर्फ 3.7 बिलियन साल ही हुए हैं, क्योंकि ज़मीन खुद ही 4.5 बिलियन साल पुरानी है, मगर यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन साल पुराना है ना। अब मान लो जहाँ पर हर 5 में से एक प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में है, लाइफ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुपर कॉमन हैं और अरबों खरबों प्लैनेट्स और स्टार्स कायनात में मौजूद हैं, तो ऐसे में अगर किसी ज़मीन जैसे ही प्लैनेट पर लाइफ हमसे थोड़ी ही और पुरानी हुई तो, मान लो बस ज़्यादा नहीं बस 300 मिलियन साल ही पुरानी हुई तो, ज़मीन पर अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया और वक्त के साथ अल्लाह की दी गई अकल और इल्म के ज़रिए इंसान ने बेपनाह तरक्की की और सुपर इंटेलिजेंट मखलूक बन गया। हम जैसी सुपर इंटेलिजेंट मखलूक सिर्फ 200 सालों में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कहां से कहां पहुंच गई। हम 300 मिलियन साल बाद कहां पर होंगे, जस्ट इमेजिन। और जहां पर हम होंगे, क्यों ये नहीं हो सकता कि कोई और मखलूक इस अनगिनत और नाकाबिल तसव्वुर इम्कान से भरे यूनिवर्स में ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुका है। वो हमसे 300 मिलियन साल तो क्या, शायद 3 बिलियन साल भी एडवांस हो सकता है। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो मखलूक कैसी होगी। हमारी अकल और उनकी अकल में, एक मकड़ी और इंसान की अकल में जितना फ़र्क होता है ना, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा फ़र्क होगा। तो ऐसे इतने ताकतवर एलियंस का मुसलसल वजूद हमें इस यूनिवर्स में क्यों दिखाई नहीं देता? एनरिको फर्मी के इसी सवाल की इंटेंसिटी को जैसे ही साइंटिस्ट ने गहराई और खुले दिमाग से समझा, सभी साइंटिस्ट इस सवाल के जवाब खोजने में लग गए और इस फेमस सवाल को फिर कहा जाने लगा द फर्मी पैराडॉक्स। अब फर्मी पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट की क्रिएशन के बाद ही मानो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी 2 ग्रुप्स में बट गई। एक तरफ ऐसे साइंसदानों का एक ग्रुप बन गया जो ये सोचने लगा कि क्या फर्मी की ये सोच जायज़ भी है, क्या वो वाकई में सही भी है कि एलियंस की मौजूदगी के सबूत हमें मिल ही नहीं रहे इस यूनिवर्स में। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने तो भाई ठीक से ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब इस सोच को रखने वाले साइंसदानों के ग्रुप को हम सोच नंबर 1 कहेंगे, जो कोशिश करके इंटेलिजेंट एलियंस के सबूत को ढूंढना चाहते थे किसी भी हालत में। अब ग्रुप नंबर 2, दूसरे ग्रुप में वो साइंटिस्ट थे जो ये मान चुके थे कि हमें इंटेलिजेंट एलियंस के सबूत ना अब तक मिले हैं और ना ही आगे कभी फ्यूचर में मिलने भी वाले हैं, और वो इसको जस्टिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशंस ढूंढने लगे कि क्या मजबूरी हो सकती है इन एलियंस की। अब इस सोच को रखने वाले साइंटिस्ट के ग्रुप को हम सोच नंबर 2 कहेंगे। अब वीडियो को ज़रा पॉज करना, आपकी सोच कौन से ग्रुप के साइंटिस्ट के साथ मैच करती है नीचे कमेंट्स में लिखना, क्योंकि वीडियो में आगे आपकी सोच का आगे चल के क्या फ्यूचर रहा यह आपको पता चलेगा। सो कमेंट डाउन बिलो, आपके सोच से एग्री करते हो, सोच नंबर 1 या सोच नंबर 2। सो अब चलो पहले समझ लेते हैं कि सोच नंबर 1 के साइंटिस्ट का क्या फ्यूचर रहा, उन्होंने क्या गुल खिलाए। सोच नंबर 1 वाले साइंटिस्ट
फर्मी के बयानों से कन्विंस नहीं थे। उन्हें ऐसा था कि एलियंस का सबूत हमें मिल सकता है अगर हम और जान लगाकर ढूंढने की कोशिश करें तो। और इसीलिए ये साइंटिस्ट अब इस एलियंस के इशू को और सीरियसली लेने लगे। इसी ग्रुप में एक लीडिंग नाम थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक, जिन्होंने तारीख में पहली बार बड़े लेवल का एक एलियन सर्च ऑपरेशन इनिशिएट किया। 1950s की ये बात है। उस टाइम में यूएस का ग्रीन बैंक टेलीस्कोप दुनिया का पहला रेडियो एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप था। फ्रैंक ड्रेक ने इसी टेलीस्कोप को पहली बार यूज़ किया यूनिवर्स से आते हुए अनयूजुअल रेडियो वेव्स को सुनने के लिए, ताकि अगर कोई एलियन लाइफ हमसे कुछ कहना चाह रही हो तो उनकी पुकार को सुना जा सकता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली रेडियो वेव्स को ही क्यों चुना गया एलियंस की आवाज़ सुनने के लिए? वेल, क्योंकि वो आसानी से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी बाईपास करके हम तक पहुँच सकते हैं। इवन हम इंसान जो कि इंटेलिजेंट लाइफ है, हम भी ब्रॉडकास्ट के जरिए स्पेस में 100 सालों से रेडियो वेव्स भेजते आ रहे हैं, जो आज की तारीख में एटलीस्ट 1000 सितारों तक पहुंच भी चुके हैं। यस, इफ़ यू डिडंट नो, हमारी मौजूदगी के सिग्नल्स अब तक स्टार्स जैसे कि वीगा, एल्डाबेरान, बर्नार्ड स्टार, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंटाउरी एक्सेट्रा तक ऑलरेडी पहुंच भी चुके हैं। और अगर इंटेलिजेंट एलियन लाइफ इनके अराउंड किसी प्लेनेट में मौजूद है तो उन तक हमारी मौजूदगी का मैसेज ऑलरेडी पहुंच भी चुका होगा। और इसीलिए रेडियो टेलीस्कोप्स को चुना गया। बट फ्रैंक ड्रेक क्योंकि अकेले थे, इसीलिए प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो रहा था। हमें ज़रूरत थी और काबिल ब्रेन्स की, एक जान होकर एक ही डायरेक्शन में काम करने की, ताकि तेज़ी से प्रोग्रेस हो सके। और इसीलिए फिर फ्रैंक ड्रेक के इनिशिएटिव से उस टाइम के टॉप साइंटिस्ट की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसका नाम था द ग्रीन बैंक मीटिंग, जिसमें उस वक्त के कई आइकॉनिक नाम शामिल थे, जैसे कार्ल सेगन, नोबेल इनाम याफ्ता मेल्विन कैल्विन, MIT के फिलिप मॉरिसन, जो कि 1944 के मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थे। और इसी मीटिंग में क्रिएशन हुआ एक ऐसे इनिशिएटिव का जो कि दुनिया भर के सभी एलियन मिशंस की रीढ़ की हड्डी बनेगी। खला में हम ज़मीन वालों की आवाज़ बनेगी। इस इनिशिएटिव का नाम था सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी, जो ग्लोबली एक सीरियस साइंटिफिक एफर्ट था इंटेलिजेंट एलियन लाइफ की तलाश में। इसके बाद से इंटेलिजेंट एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए कई सारे मिशंस लॉन्च किए गए। सेटी द्वारा कुछ इंडिपेंडेंटली प्राइवेट इन्वेस्टर्स की फंडिंग के साथ, कुछ सेटी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस और रेडियो टेलीस्कोप्स के कोलैबोरेशन में, और कुछ नासा के साथ। सो अब सेटी के मिशंस ने क्या एफर्ट्स लिए और कितनी तरक्की की? क्या हम एलियंस को फाइनली सुन भी पाए क्या? वेल, 1977 में सेटी के ही एफर्ट्स से हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस मैसेज सुनने को मिला, जो तारीख में एक ही बार सुनने को मिला था, जैसे शायद कोई इंटेलिजेंट एलियन हम तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों, और वो किसी भी और सिग्नल से काफ़ी मुख्तलिफ था। इस सिग्नल को उस टाइम द वाओ सिग्नल नाम दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वाओ सिग्नल पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में वाओ सिग्नल लिख दीजिएगा, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही एक और एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट फिनिक्स के नाम से, जो 1995 से 2004 तक चला, जिसमें हमारे नज़दीक के 800 सितारों पर घात लगाया गया और इनसे रेडियो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, बट हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बदकिस्मती से नहीं मिला। 2014 में अब तक का सबसे बड़ा एलियन सर्च हंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सेटी के ताउन से, जिसका नाम था ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट, जो कि प्राइवेटली फंडेड है। लगभग 1000 करोड़ की फंडिंग इस प्रोजेक्ट को है। 10 सालों तक ये भी प्रोजेक्ट चला और अभी बस खत्म ही होने वाला है। इसके अलावा सेटी ने नासा के साथ कोलैब करके नासा के कई मिशंस में एलियन सर्च ऑपरेशन के मॉड्यूल्स इंस्टॉल करवाए हैं, ताकि नासा के हेवीली फंडेड मिशंस के साथ वो अपना भी एजेंडा पूरा कर सके। जैसे सितंबर 1977 में नासा के वोयेजर 1 मिशन में तो हमने एलियंस को गोल्डन रिकॉर्ड ही भेज दिया था, जिसमें 108 स्पेशल इमेजेस के साथ साथ 55 लैंग्वेजेस में हेलो और ग्रीटिंग्स के मैसेजेस रिकॉर्डेड भेजे थे। अब इसके अलावा सेटी ने अब तक कई बार कर लिए हैं नासा के केपलर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ कोलैबोरेशंस, नासा के मार्स और मून मिशंस के साथ कोलैबोरेशंस। बट ऑल इन ऑल सोच नंबर 1 के साइंटिस्ट को अब तक एलियन सिग्नल्स के ठोस सबूत की अगर बात करें तो उन्हें ऐसे पक्के सबूत अब तक नहीं मिले, बट कोशिश अभी भी जारी है। अब कहानी में ज़रा फोकस करते हैं दूसरे साइंटिस्ट के ग्रुप पर, सोच नंबर 2 वाले साइंटिस्ट, जो ये मान चुके थे कि एलियन की मौजूदगी के प्रूफ्स ना हमें कभी मिले हैं और ना ही फ्यूचर में हमें कभी मिलेंगे। सो उन्होंने क्या गुल खिलाए? वेल, जैसे आप जानते हो, साइंस में कोई भी आर्गूमेंट आगे देने से पहले आपके पास कुछ ना कुछ ठोस लॉजिक, सबूत या जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सो इस ग्रुप के पास क्या लॉजिक और आर्गूमेंट्स थे अपने बयानों को जस्टिफाई करने के लिए?
वेल बहुत सारे और बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही माइंड ब्लोइंग। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि इंटेलिजेंट लाइफ हम इंसानों से कनेक्शन नहीं बनाना चाहती या फिर हमसे कनेक्शन बना ही नहीं पा रही। इनकी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है। 1973 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर पब्लिश होता है हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिशियस्ट जॉन बॉल की तरफ से, जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव आर्गूमेंट सामने रखते हैं। जॉन बॉल ये कहते हैं कि एक परफेक्ट जू यानी कि चिड़ियाघर वो होता है जहाँ पर अंदर बसे जानवरों को उनके मालिक का कोई आइडिया नहीं होता। अब ये जू चाहे छोटा हो या फिर एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व नेशनल पार्क जितना बड़ा हो, बट इसके अंदर जो भी जानदार हैं उसे वो जानदार अपनी ही दुनिया समझते हैं और बाहर की दुनिया से कट ऑफ रहते हैं। और इस जू को बनाने के पीछे बनाने वालों का कुछ मकसद होता है, जानवरों के नेचुरल बिहेवियर और उनके एवोल्यूशन को स्टडी करना। क्या ऐसा ही कुछ हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एलियंस हमारे साथ तो नहीं कर रहे? इसी आइडिया को नाम दिया गया द जू हाइपोथेसिस, जिसे जॉन बॉल ने फिर आगे जाकर और मॉडिफाई किया और इसे सिर्फ जू तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि दावा किया कि हमारी ज़मीन शायद और कुछ नहीं बल्कि एक लेबॉर्ट्री है और हम लैब के चूहे की तरह हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इवॉल्व कैसे होती है, वो एक्सपेरिमेंट। और क्या इंटेलिजेंट लाइफ के इस एवोल्यूशन को किसी तरह सही टाइम आने पर मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या इन्हें एक्सेलरेट किया जा सकता है ताकि आगे चलकर इनके साथ कांटेक्ट भी इस्टेब्लिश कर सकें? जू हाइपोथेसिस के इस वेरिएशन का नाम पड़ा द लेबॉर्ट्री हाइपोथेसिस। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप कुरान पाक में देखोगे ना तो वाज़ेह तौर पर यही बात सामने आती है कि हमसे एक और पावरफुल बीइंग जिन्हें हम अल्लाह कहते हैं वो हम पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने हमें इस दुनिया पर भेजा है हमें टेस्ट करने के लिए, और सबका हिसाब एंड में होने वाला है। कहीं जिन्हें हम एलियंस कहते हैं वो असल में अल्लाह ताला की तख्लीक करदा मखलूक जैसे फरिश्ते तो नहीं हैं जो हमारी दुनिया पर नज़र रखे हुए हैं पर हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। अब सिमुलेशन हाइपोथेसिस भी एक ऐसा ही आइडिया है जो ये दावा करता है कि कायनात और सब कुछ और कुछ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। जैसे गेम में क्रिएटेड आर्टिफिशियल दुनिया होती है ना, और इस सिमुलेशन को किसी एडवांस हाइपर कंप्यूटर में हमसे कोई एडवांस बीइंग चला रहा है, या तो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए। बट इनमें से कोई आइडिया फ्यूचर में सच हो सकता है एडवांस एलियंस के होने का, बट क्योंकि हमारे पास इनके जस्टिफिकेशन में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें अब तक हाइपोथेसिस ही कहा गया है, थ्योरी नहीं। अब हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या फ़र्क है आप सिंपल अल्फाज में यहाँ पर देख सकते हो। साइंस की लैंग्वेज में थ्योरी एक बहुत बड़ा टर्म होता है। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बीइंग अ फैक्ट, क्योंकि इसका एक प्रॉपर सबूतों और एक्सप्लेनेशंस का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क हमारे पास होता है जो प्रेडिक्शन करने के भी काबिल होता है, जैसे एवोल्यूशन थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सेट्रा। बट हाइपोथेसिस एक लॉजिकल एजुकेटेड आइडिया ज़रूर होता है जिस पर और काम करना अभी बाकी है। सो अब तक जू हाइपोथेसिस और लेबॉर्ट्री हाइपोथेसिस के केस में हमारे पास क्या सबूत है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन हम पर नज़रें गड़ाई हुई है? वेल, अगर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन है जो यूनिवर्स में राज करती है तो हमें उनके कुछ एलियन मेड स्ट्रक्चर्स या टेक्नोलॉजी के सबूत दिखने चाहिए, राइट? जैसे डायसन स्फीयर, शैडो ऑफ थ्रस्टर्स या कुछ और दिखने चाहिए, या इवन कुछ टेक्नो सिग्नेचर्स हो गए जैसे इनके कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस वगैरह। बट ऐसा कुछ भी हमें अब तक नहीं दिखा है। अब डेफिनेटली अगर वो सिविलाइजेशन हमसे लेट्स से 100 मिलियन साल भी ज़्यादा एडवांस है और वो अपने आप को छुपाए रखना चाहती है, तो डेफिनेटली अपनी मौजूदगी को हम जैसे पिद्दी मखलूक से छुपाना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा। और यहीं पर कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यार अगर लाइफ जिसे हम पूरे यूनिवर्स में बेचैनी से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अगर वो लाइफ ही बाय नेचर एक्सपायरी डेट के साथ ही क्रिएट होती है, तो मतलब लाइफ के पैदा होने के ही प्रोसेस से लेकर उसके इंटेलिजेंट बनने और एंड में उसके यूनिवर्स पर राज कर पाने वाली सिविलाइजेशन बनने तक इतने फिल्टर्स आते हैं कि किसी भी टाइप की लाइफ के लिए उन्हें पार कर पाना नामुमकिन हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे डायनासोर्स, इनका बड़ा साइज डेफिनेटली इनके सर्वाइवल के लिए एक बड़ा एडवांटेज था, बट यही बड़ा एडवांटेज इनकी मौत का बड़ा सबब भी बना, क्योंकि जब चिक्सुलब एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन से टकराया तो उसके इम्पैक्ट और आफ्टर इफेक्ट से वही क्रिएचर सबसे पहले मारे गए जो साइज़ में बड़े थे। तो उस एस्टेरॉयड स्ट्राइक ने एक फ़िल्टर की तरह काम किया जिसने एक ही झटके में सभी ओवर साइज जानवरों को ज़मीन पर से वाइप आउट कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया। अब ज़रा थोड़ा सोचना, हम इंसानों की वो कौन सी स्पेशलिटी है जिसने अब तक हमें सर्वाइव करने में सबसे ज़्यादा मदद किया है? वेल, हमारा दिमाग, राइट? हमारी इंटेलिजेंस। सो व्हाट इफ़
हम जैसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ की यही इंटेलिजेंस की क्वालिटी हमारी मौत का सबब बन जाती है। अच्छा, इस बात पर फिर से गौर करना, जैसे कि हमने कहा कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। अर्थ की शुरुआत हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। वो फेवरेबल सिचुएशंस का होना कि अर्थ जैसा एक प्लेनेट क्रिएट हो सके, ये तो बस फिल्टर नंबर 1 था। अब अगर अर्थ नहीं बनता या वो कभी स्टेबल नहीं हो पाता, जिस वजह से इस पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता, तो कभी भी लाइफ शुरू ही नहीं हो पाती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स अर्थ की तरह बन ही नहीं पाते और शुरुआत में ही फिल्टर आउट हो जाते। ठीक वैसे ही पहले इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक साथ जुड़कर बायोमॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनना, जिसे एबायोजेनेसिस कहते हैं, ये भी एक ग्रेट फिल्टर है, फिल्टर नंबर 2। फिर लाइफ का यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनना, ये फिल्टर नंबर 3 है। लाइफ का ओशियन से बाहर अर्थ पर सर्वाइव कर पाने के लिए इवॉल्व हो पाना, ये फिल्टर नंबर 4 है। लाइफ का इंटेलिजेंस इवॉल्व करना, फिल्टर नंबर 5। अब ये तो मैंने बस कुछ गिने चुने फिल्टर्स सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताए हैं, बट ऐसे हज़ारों फिल्टर्स हो सकते हैं जिनके थ्रू सभी लाइफ फॉर्म्स को गुजरना पड़ता है सिर्फ इंटेलिजेंट बनने तक। और फिर आगे भी कई और हज़ारों फिल्टर्स आना बाकी हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि वो इंटेलिजेंट लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तरक्की करके पूरी कायनात में फैल पाती है या खुद ही अपनी मौत का सबब बन जाती है। इंटेलिजेंट लाइफ खुद को ही चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ख़त्म करने में कितने पोटेंशियल में है, इसकी एक झलक तो हमें वर्ल्ड वार्स ने ही दिखा दी है। वर्ल्ड वार 1 ने करीब 1 करोड़ जानें ली थी, जिस टाइम में टेक्नोलॉजी उतनी भी एडवांस नहीं थी। वर्ल्ड वार 2 ने फिर, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस हो चुकी थी, उससे 6 से 8 गुना और ज़्यादा जानें ली और तबाही मचाई। जस्ट थिंक अबाउट इट, 6 से 8 करोड़ जानें चली गई, जो उस वक्त में पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3% था। क्या वर्ल्ड वार 3 अगर आगे होती है तो और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इससे भी ख़तरनाक मौत का मंजर नहीं फैलाएगी? आज हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उससे 2000 से 3500 गुना ज़्यादा पावरफुल है। केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जो ग्लोबल पेंडेमिक काज कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर्स का खतरा है, ये कहीं इंसानियत का फुल फैक्ट्री रिसेट ना कर दे। सो क्या यही वो बीमारी है जो हर इंटेलिजेंट लाइफ अपने साथ लेकर पैदा होती है, खुद की ही एडवांसमेंट से खुद की ही सिविलाइजेशन के खात्मे का सबब बनना? और यह तो फिर भी हमने सिर्फ डायरेक्ट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात की है। फिर नेचर, जिसने हमें फैसिलिटेट किया है, शायद वही एक टाइम बाद इंटेलिजेंट लाइफ की मौत का सबब भी बनती है। आज डेवलपमेंट की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.11 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ते चला जा रहा है। हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स की बर्फ़ मेल्ट हो रही है, कई जजीरे डूब रहे हैं और इवन कई शहर जैसे जकार्ता, बैंकॉक, टोक्यो में भी ये देखने को मिल रहा है। मौसम में फ्लक्चुएशंस पड़ रहे हैं, जिस वजह से कहीं पे बेमौसम बरसात हो रही है, तो कहीं पे सैलाब आ रहा है, तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है। क्या नेचर का महफूज रहना ही इंटेलिजेंट लाइफ के लिए एक बड़ा ग्रेट फिल्टर हो सकता है? फिर अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वोल्केनो बर्स्ट का खतरा, एस्टेरॉयड स्ट्राइक या गैमा रे बर्स्ट का खतरा। बस एक गैमा रे बर्स्ट ज़मीन पर अगर गलती से भी पड़ गया ना, तो ज़मीन पूरी तरह से राख हो जाएगी। क्या ये सब आगे आने वाले हज़ारों ग्रेट फिल्टर में से कुछ ग्रेट फिल्टर्स हैं जिनका सामना एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को करना ही पड़ता है? और शायद वो इन सभी फिल्टर में से हर बार किसी न किसी फिल्टर में फ़िल्टर आउट हो ही जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और अगर ये सच है, तो क्या कोई ग्रेट फिल्टर हमारी सिविलाइजेशन के भी आगे खड़ा है, जो हम इंसानों के एडवांस सिविलाइजेशन बनने के अरमानों पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देगा? वेल, ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आप कौन से ग्रुप के साइंटिस्ट की सोच से मुतासिर हो, सोच नंबर 1 या सोच नंबर 2? देखो, सच्चाई ना दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब तक तो फर्मी पैराडॉक्स के एक्सप्लेनेशंस में से, इसके सॉल्यूशंस में से हमने सिर्फ 3 या 4 ही डिस्कस किए हैं। ऐसे हज़ारों एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिस पे हज़ारों किस्म की सोच और बिलीव्स रखने वाले साइंटिस्ट कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और तब जाकर इनमें से किसी एक साइंटिस्ट की सोच एंड में सही प्रूव हो जाती है और अचीवमेंट उसके हाथ लग जाता है। पर यू नो व्हाट, एंड में क्या इस पूरे डिस्कवरी या इन्वेंशन का क्रेडिट उस अकेले इंसान को जाना चाहिए जिसका आइडिया शुरू से ही सही था? वेल, उसका आइडिया सही हो पाया क्योंकि हज़ारों साइंसदानों का आइडिया गलत प्रूव हो पाया। इन गलत प्रूव आइडियाज़ के लाशों के ढेर के ऊपर एक सही आइडिया अपनी कामयाबी का झंडा लहराता है, और इसीलिए साइंस में गलत साबित होना या फेल होना ये इतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना सही साबित होना रखता है। बस शर्त यह है कि आप जेन्युइनली दिल से सच्चाई जानने के लिए क्यूरियस हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अल्लाह हाफिज़।